आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं सोनाली। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई बहुत सारी महिलाओं से कि क्या कुछ ऐसा उन्होंने नया, अलग और अनूठा किया है जिससे प्रेरणा बहुत सारे लोग लेते हैं। भाई कहते हैं ना कि कवि अपनी कविताओं के स्वर में और चित्रकार अपने चित्र में जीवन के सौंदर्य और रंगों को भरता है। भाई रंगों में वो जादू है जो रंगने वाले, भीगने वाले, देखने वाले तीनों के ही दिलों को विभोर कर देता है। भाई जब मैंने रंगों की बात की है, चित्रों की बात की है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है ये सोचकर कि आज जिस कलाकार से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनका कहीं न कहीं ताल्लुक चित्रकारी से है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज हम आपको मिलवा रहे हैं पेपर मैशे आर्टिस्ट, साथ ही साथ आप वाटर कलर का भी प्रयोग अपनी पेंटिंग्स में करती हैं और आपने फोक आर्ट में भी महारत हासिल की है। तो आपका परिचय करवाते हैं शीला पुरोहित जी से। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू सोनाली। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरी आवाज भी नहीं निकल रही कि मैं क्या बोलूं। बहुत बड़ी बात है आकाशवाणी, और बचपन से आकाशवाणी से एक अलग ही तरह का लगाव है क्योंकि घर में बड़ों को देखा हमेशा आकाशवाणी सुनते हुए, तो एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। और मुझे कभी लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। तो यानी कि बचपन के सपना तो नहीं कहूंगी, पर बचपन से जैसा आपने कहा कि शुरू से आप रेडियो सुनती आई हैं और अलग ही जुड़ाव रहा है आपका आकाशवाणी के साथ। बचपन की जब बात चली है तो बचपन में बच्चों से जब पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि बड़े होकर हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या ऐसा कुछ सपना आपका भी रहा है? मेरा बचपन से सपना था। मेरे पापा ने खेत लिया था तो मेरा बचपन खेत पे भी था और एक सौभाग्य था कि मैं प्रकृति से जुड़ी हुई रही। मैं देखती थी बादलों को उड़ते हुए, उसमें मैं आकृतियां ढूंढती रहती थी, तितलियों के पीछे भी भागती थी और ये देखती थी उस पे कितनी सुंदर पेंटिंग हो रही है, और फूलों को देखती थी। इन सब चीजों को देख के लगता था कि काश मैं भी करूं ये सब। बचपन में तो करती रही कोशिश कुछ कुछ। मम्मी ने भी कभी टोका नहीं क्योंकि कुछ भी बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं तो फैलता भी है सब कुछ। तो मम्मी ने कभी नहीं रोका टोका, और बल्कि वो भी खेल खेल में हमारे साथ रहती थी और बस तभी से कुछ कुछ करते रहते थे हम लोग। फिर पढ़ाई तो मैंने कॉमर्स में की। उसके बाद मैंने स्कूल में जॉब किया। वहां भी मुझे अच्छा लगता था बच्चों के साथ आर्ट करना, और कुछ भी ऐसा कार्यक्रम होता था जिसमें कि अपनी कला दिखाने का मौका मिल रहा है तो मैं उसको छोड़ती नहीं थी। जी, तो यानी कि आपने जैसा कहा कि आपके पेरेंट्स ने, खासकर मदर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने कहा कि जब घर पे बच्चे कलर्स बिखेरते हैं तो मदर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि अरे इतना सारा कमरा फैल गया, ये काम बढ़ गया, वो काम बढ़ गया। तो वो मुझे लगता है कि मोटिवेशन आपको वहीं से मिल गया कि रोका टोकी नहीं हुई, कि जो आप करना चाहती थी वो आपने वहीं से शुरू कर दिया। शीला जी, एक अगला जो सवाल मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि महिलाओं के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली शादी होने के बाद घर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। इन सब में कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा खुद का जो क्या चीज हमें पसंद है। महिलाओं की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं कि वो भुला देती हैं कि क्रिएटिव वो अगर हैं तो कई बार वो चीजें वो भूल जाती हैं करना। आप बताइए कि अपने आप को क्रिएटिवली सेटिस्फाई करना आपके लिए कितना आसान रहा है या कितना मुश्किल रहा है? हाँ, ये मेरे लिए बहुत आसान कहूंगी मैं, पर शादी होने के बाद तो जिम्मेदारियां हो गई, बच्चे हुए, और लेकिन घर का माहौल अच्छा था। मेरे ससुर जी भी शौक रखते थे पेंटिंग का, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा स्केच बनाते हैं। घर का माहौल मुझे ऐसा अच्छा मिला ससुराल में आकर भी, तो फिर बच्चों के माध्यम से मैंने उस सपने को पूरा करने की कोशिश की। उनके प्रोजेक्ट मिलते थे स्कूल में, मैं कोशिश करती थी उनके साथ जुड़ने की, उनको खुद बना बना कर बताती थी और मुझे उसमें बहुत मजा आता था। और मांडते दीपावली पे, उन सब में मैं कोशिश करती थी बड़े से बड़ा, सुंदर से सुंदर मांडने की। जी, तो वहीं से वो शुरुआत हुई और आप लकी हैं कि आपको प्रोत्साहन मिलता रहा निरंतर, पहले अपने माता पिता से और उसके बाद में ससुराल पक्ष में भी आपको ये मोटिवेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहा। शीला जी, किसी भी कलाकार के लिए अपनी कला को निखारना कुछ ऐसा है जैसे किसी भी साधु के लिए साधना को करना।
आप बताइए कि एक पेंटिंग के बारे में जब आप सोचती हैं या जब आप उसे बनाती हैं तो कितना समय लग जाता है? पेंटिंग के बारे में सोचना तो मेरे दिमाग में लगभग पूरे टाइम चलता रहता है, यहाँ तक कि नींद में भी मुझे पेंटिंग्स दिखती है। हाँ, मेरे पति तो कभी कभी बोलते हैं कि तू कहाँ खोई रहती है क्योंकि कुछ ऐसा है कि मैं काम तो करती हूँ लेकिन दिमाग में पेंटिंग बनती रहती है अपने आप से। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन जो है, क्रिएटिव इमेजिनेशन, वो आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलती है। हाँ, जैसे पानी का धब्बा भी गिरा हुआ रहेगा तो मैं उसमें ढूंढती हूँ कि ये कुछ बना हुआ है, इसमें क्या पेंटिंग छुपी हुई है, ये सब अपने आप होता रहता है। तो शीला जी, आपने ये तो बताया कि कैसे आप सोच लेती हैं, नींद में भी आपके चलता रहता है कि क्या मैं नया पेंट करूंगी, क्या कुछ मैं आगे करूंगी, पर आप पेपर मैशे भी करती हैं। पेपर मैशे के बारे में आप हमारे सभी श्रोताओं को बताइए। मैंने श्री वीरेंद्र कुमार जी शर्मा सर से एक वर्कशॉप में पेपर मैशे सीखा था। उन्होंने वही परंपरागत तरीके से सिखाया था जैसे कि दादी और नानी अब खुद के टाइम पे बनाती थी, और उनको ढूमला बोलते हैं राजस्थान में जी। और उसी तरीके से सर ने हमें बताया था और मैंने 5 दिन की वर्कशॉप ज्वाइन की थी वहां। उसके बाद मुझे कभी भी दिक्कत आई मैंने सर को फोन करके पूछा। जी, तो कैसे वो करते हैं वही मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे उसको करते हैं, पेपर को कैसे गलाते हैं या क्या करते हैं, क्या प्रोसेस होता है? हाँ, उसमें छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बर्तन में पानी पहले लेंगे, फिर पेपर को पूरा खोल के उसमें भिगोते जाएंगे, अंदर डुबोते जाएंगे, फिर उसको 2 दिन के लिए भीगा रहने देंगे और मुल्तानी मिट्टी अलग से भिगोएंगे। उसमें भी पहले पानी डालेंगे, ऊपर से मुल्तानी मिट्टी उसमें डालेंगे। अगर अपन पहले उल्टा करते हैं तो वो चिपक जाता है जी। और फिर उनको पेपर को अलग से कूटेंगे। इमाम दस्ता आप जानते हैं? जी। इमाम दस्ते में पेपर को कूट के और 60% पेपर पल्प होगा और 40% मुल्तानी मिट्टी, फिर उन दोनों को अच्छे से मैश कर लेंगे और किसी बोरी पे उसको फैला कर रख देंगे ताकि उसका पानी एक्स्ट्रा है वो सोख लेगा। फिर बनाने के लिए तैयार है पेपर मैशे। जी, पर जैसा आपने कहा कि पेपर को हमें अलग से भिगोना है, मुल्तानी मिट्टी को अलग से भिगोना है, तो जो पानी ऊपर रहेगा, क्योंकि थोड़ा तो शायद हमें पानी ज्यादा लेना पड़ेगा या पेस्ट फॉर्म में ही हमें पानी कम लेना है भिगोने के लिए? नहीं, पानी ज्यादा लेना है, फिर अपन उसको निकाल लेंगे। अच्छा, पानी अपन नितार देंगे और मोटा मोटा एक तरीके से पेपर को धोते भी हैं ताकि वो बदबू वाला पानी निकल जाएगा। जी। और फिर उसको कूटने के लिए कूटने के बाद निचोड़ भी सकते हैं जी। जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है। और मुल्तानी मिट्टी भी अपन नीचे से निकालेंगे ना, पानी अलग रह जाएगा, मुल्तानी मिट्टी अलग आ जाएगी, गाढ़ी गाढ़ी मुल्तानी मिट्टी। फिर उनको आटे की तरह गूंद लेंगे दोनों को। जी। और उसके बाद आप अलग अलग तरह की आकृतियां बनाती हैं और उसके बाद उनके ऊपर पेंटिंग करती हैं। जी। तो कौन कौन सी शेप्स हैं जो आसानी से बन जाती हैं पेपर मैशे से? क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और शायद आपकी बातें सुनकर वो भी अपने घर में एक्सपेरिमेंट करें, ट्राई करें। तो क्या क्या है जो सिंपल फॉर्म्स हैं जो हर कोई बना सकता है उससे? वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी संभावनाएं पेपर मैशे में, और इतना मजा आएगा अगर आप शुरू करेंगे। जी। बच्चों के लिए अगर बच्चे चाहें तो सबसे पहले पेपर लेंगे और उससे धागे की सहायता से मोल्ड बना लेंगे, आकृतियां, जैसे ऊंट बनाना है तो ऊंट की गर्दन निकालना, पैर बनाना, ये सब। फिर उसको धागे से टाइट बांधेंगे, फिर उसके ऊपर फेविकॉल लगा के वो पल्प धीरे धीरे चिपकाते जाएंगे, वो शेप बन जाएगा। फिर उसको सूखने रखेंगे। फिर थोड़ा इसकी प्रकृति होती कि थोड़ा फटता है सूखने के बाद, फिर उसको अगले दिन उसको जब वो सूख जाएगा, जगह जगह से फट जाएगा, उसको वापस से ठीक कर लेंगे उस मुल्तानी मिट्टी से, उसी पल्प से। जी। और बर्तन कोई लेंगे, उस पे अपने को कुछ भी बर्तन बनाना है अपन बना सकते हैं। उसके ऊपर अखबार लगा देंगे, फिर उसके ऊपर से शुरू करते चिपकाते चिपकाते उसको थापते रहेंगे और फिर उसको सूखने को रखेंगे। जब वो आधा सूख जाएगा तब उसको काट के उस मोल्ड से अलग कर लेंगे और जहां कट लगा है वहां से उसी पल्प से चिपका देंगे। ओके, वापस पैचिंग अप कर देंगे उसको कि पैचेस जहां से फटा दिख रहा है। जी। तो ये तरीका हो सकता है। और पूरा सूखने में, किसी भी शेप को अगर बनाया है तो उसको सूखने में कितना समय लगता है? वो अपना उस पर डिपेंड करता है कि अपन ने क्या बनाया है, क्योंकि किसी चीज में तो अपने को ज्यादा पल्प लगाना पड़ता है, किसी में कम लगाना पड़ता है। अगर अपन ने कम लगाया तो 1 दिन तो लग ही जाएगा, शाम तक भी सूख जाता है।
जी, इसकी पेपर मेशे की तो बात हुई, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, पेंटिंग्स में बहुत तरीकों से लोग पेंटिंग करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कोई ऑयल पेंट का इस्तेमाल करता है, कोई एक्रिलिक पेंट का, कोई वाटर कलर का। इन सब में से आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों है वो फेवरेट? मेरा फेवरेट है वाटर कलर जी। उसमें इतनी सहजता है और सादगी है, पता नहीं मुझे क्यों उससे हमेशा से लगाव रहा है, और वो नेचुरल कलर जैसा लुक देता है एक तो जी। और वाटर कलर मैंने सीखा है श्री अनीस सर से ऑनलाइन जी। उनकी फेसबुक पेंटिंग्स देखी और मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी, और वो हमेशा नेचर पर बनाते हैं और मुझे भी नेचर पर ही बनाना अच्छा लगता है, तो मैंने उन्हीं से सीखा था और मैं अभी तक बना रही हूँ। जी, आपने वाटर कलर पेंटिंग की जब बात की है तो मैंने जितना भी सुना है पेंटिंग और कलर्स के बारे में, तो सबसे मुश्किल जो फॉर्म है वो माना जाता है कि वाटर कलर पेंटिंग करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें एक तो आपका हाथ बहुत सदा हुआ होना चाहिए और पेंट कितना लेना है, इसका स्ट्रोक्स का शायद सही है, आप बताइए। हाँ, इसमें पानी को संभालना पड़ता है, बहुत ज्यादा कम ज्यादा बहुत सारी चीजें होती है, और ये तो निरंतर अभ्यास है, लेकिन इतना मुश्किल तो मैं तो मुश्किल कहूंगी ही, क्योंकि ये तो तपस्या ही है। बहुत मुश्किलों से जाके मुझे समझ में आएगा कि मैं कैसी बना रही हूँ। हालांकि अभी मैं जब से कोविड शुरू हुआ तब से हर दिन एक वाटर कलर पेंटिंग बना रही हूँ, अभी मेरी 500 हो गई। मैं माँ प्रकृति से सॉरी कार्ड के रूप में बना रही हूँ। मैंने ये संकल्प लिया जब तक कोविड रहेगा तब तक, जैसे लोग पूजा करते हैं और सहस्त्रघट करते हैं, वैसे मैंने ये सोच रखा है कि जब तक माँ मान नहीं जाती, माँ मतलब अपनी प्रकृति माँ, तब तक मैं उनकी सेवा में हर दिन एक नेचर पर पेंटिंग बनाऊंगी। क्या बात है, और मतलब बहुत ही अनोखा और अलग सा ये विचार है, और एक साइलेंट प्रेयर की जैसे हो गया कि आप बिना कुछ कहे, बिना शब्दों का प्रयोग करे प्रार्थना कर रही हैं कि ये जो कोरोना काल है ये समाप्त हो जाए, और लोगों ने जो बहुत कुछ नया सीखा भी है और बहुत कष्ट भी सहे हैं इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने, तो आपकी ये एक छोटी सा कोशिश है, एक विनती है मदर नेचर से। आपने मदर नेचर की बात की, पर्यावरण की बात की, तो बहुत सारे लोग अब जागरूक होने लगे हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाना है या कैसे सहेज कर रखना है। आप अपना कुदरत को बचाने में क्या योगदान मानती हैं? मैंने बच्चों को भी यही सिखाना चाहा है कि कुदरत से प्यार करना चाहिए, उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो भी संस्कार जो मुझे मेरे बड़ों ने दिए वो मैं चाह रही हूँ कि मैं बच्चों को वैसे दे पाऊँ। जी। मैं ऐसा करती हूँ कि घर में जबरदस्ती प्लास्टिक की चीजें आ जाती है, जैसे कि ब्रेड ली तो उसमें प्लास्टिक की थैली तो आएगी। मैं इस तरह के जो प्लास्टिक आ जाते हैं ना, उनको इकट्ठा करती रहती हूँ एक ड्रम में, और फिर जब मैं पेपर मेशी का कुछ भी बनाती हूँ, मैं स्कल्पचर या कुछ भी बनाती हूँ, तो उसमें मैं उनको यूज कर लेती हूँ अंदर। तो एक तो मैं मेरी तरफ से नहीं चाहती कि कुछ कचरा फैलाऊं, और दूसरा जो इस तरह का स्क्रैप है जो वैसे भी बाहर कुछ गंदा रूप लेगा और गंदगी फैलाएगा, उसको मैं एक सुंदर रूप देने के लिए यूज कर लेती हूँ। जी, तो ये भी एक अलग तरह का विचार है कि जो डिकम्पोज होने में बहुत साल लगेंगे, उस प्लास्टिक को आप अपने स्कल्पचर्स में यूज कर लेती हैं, जैसा आपने कहा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, या बच्चे या पुरुष सुन रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगी, एक थॉट आएगा दिमाग में कि ये भी कुछ किया जा सकता है। शीला जी, आपने कहा कि कोरोना काल में आपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी कुछ कुछ चीजें सीखी। आप बताइए कितना आसान रहा, या जर्नी के बारे में आपने बताया कि बचपन से ही आप पेंटिंग की तरफ आपका रुझान था। अब ऑनलाइन क्लासेस का क्या बेनिफिट आप फील करती हैं? सोनाली, मैंने अब शादी के 23 साल तक ऐसा कुछ सीखा नहीं था, और फिर जब बेटा पढ़ने गया, यूनिवर्सिटी गया था वो पढ़ने, पेंटिंग सीखने, तो मुझे बोलता है कि माँ अपना सपना आप खुद पूरा करो अब। और उसने अपने खुद के पॉकेट मनी में से मुझे सारे पेंटिंग के सामान गिफ्ट करके गया। और फिर उसने बोला अब आप शुरू करो, और बेटी का तब तक 10th हो गया था,
फिर बेटी ने कहा कि माँ मैं अपना खुद करूंगी, अब आप अपना खुद का अपने ऊपर ध्यान दो। फिर मेरा सपना था, और सपना एक ऐसा कि कहीं प्रकट तो नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बेचैन कर रहा था कि ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, और फिर भगवान को मैं क्या बोलूंगी कि मैं क्या करके आई जी। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। बेटी ने सोशल मीडिया पर मेरा एक अकाउंट बनाया और मैंने वहां अपना आर्ट पोस्ट करना शुरू किया, और वहां लोगों का काम मैंने देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि इतना सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं सब, और वहीं लोगों का काम देख देख के मैं सीखती रही। फिर मैंने अनीस सर की पेंटिंग्स भी देखी थी, फिर उन्होंने क्लास ज्वाइन की थी, उनकी क्लास मैंने ज्वाइन की थी। अब वो मेरे भाई हैं और मैं उनकी क्लास में सीखती रही, वाटर कलर सीखा मैंने, और अभी मैं हर दिन पोस्ट कर रही हूँ। लोग मेरा काम देख रहे हैं और मुझे सीखने को मिल रहा है, वो लोग कमेंट्स भी करते हैं जी। और मैं अपने काम में सुधार करना चाहती हूँ जी। तो ये बहुत ही एक नया माध्यम है, घर बैठ के आपने अपने क्रिएटिविटी को वापस से रिवाइव किया, बहुत कुछ नया सीखा है। आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इतनी मेहनत, और जब अवार्ड्स मिलता है तो एक तरह से वो प्रोत्साहन होता है आपके काम का, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो मैं पहला फोन करती हूँ मेरे हस्बैंड को, ये लोकेश मुझे अवार्ड मिला और फिर मैं पापा को बताती हूँ, बच्चों को बताती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और लगता है कि जैसे छोटा बच्चा कुछ अचीव करता है, गुड भी मिलता है तो अपने बड़ों को दिखाता है, वैसे मुझे खुशी होती है। और मेरे घर वाले भी बहुत खुश होते हैं अगर मैं कुछ अचीव करती हूँ जी। इतनी सारी बातें आपसे हुई शीला जी, इतना कुछ आपसे भी हमें सीखने को मिला। चलते चलते क्या एक स्पेशल मैसेज है जो आप हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को देना चाहेंगी? जैसे भगवान ने अपने को इंसानों को बनाया है, पूरी प्रकृति को भगवान ने बनाया है, तो घर में मम्मी पापा जब कहीं जाते हैं तो बड़े भाई बहन अपनी जिम्मेदारी समझ के छोटों को संभालते हैं। उसी तरह से जैसे भगवान अभी अपने साथ उस रूप में, प्रकट रूप में नहीं है, लेकिन अपने को सक्षम हर चीज से ज्यादा बनाया इंसान को, तो अपना भी फर्ज बनता है कि अपने से जो छोटे हैं, जो खुद अपने लिए नहीं कर पा रहे, उनको अपन नुकसान तो ना पहुंचाए। जैसे कि पेड़ है, वो तो बेचारे चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, अपन उनकी देखभाल करें ना कि उनको काटें। वैसे ही जानवर है, जो भी पहाड़ है, पानी खराब करना और ये सब अपन ना करें। अपनी जिम्मेदारी समझ के अपन, भगवान ने जो अपने को काम सौंपा है उसको पूरा करें। और एक दूसरा कि अगर आपने कुछ सोच रखा है तो अपन उस सपने के लिए परेशान ना होके उसको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि अपन खुद को प्यार करेंगे तो अपन दूसरों को भी प्यार दे पाएंगे, अपन खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। और साथ में मैं उन सब मेरे अपनों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी मदद की कि आज मेरे लिए बड़ा दिन मुझे देखने को मिला है। उनमें मेरे गुरुजन आते हैं, मेरे बड़े भैया राकेश व्यास, मेरे पति मिस्टर लोकेश पुरोहित, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता। मेरा एक छोटा सा संदेश जो सिर्फ हो सकता है कि किसी और के भी काम आ जाए। छूना है आसमान, बुलंदियों को छूना है आसमान की, पर छूकर यथार्थ की गहराइयों को। फैलाने हैं पंख, भरनी है ऊंची उड़ान, पर भाप कर हवाओं को। नहीं थकना, नहीं रुकना, देख कर बाधाओं को। हौसलों की उड़ान है ये, इम्तिहान भी होंगे बहुत। जीतना है आसमान तो बस उड़ते ही जाना है, मजबूत इरादों के साथ बस उड़ते ही जाना है। क्या बात है, इतनी खूबसूरत पंक्तियों में आपने इतना प्यारा सा संदेश हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाया। शीला पुरोहित जी, आप स्टूडियो में आई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और साथ ही साथ आज आपके माध्यम से बहुत सारी नई नई बातें हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंची। स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।